दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लाचार भाभी और अय्याश देवर। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। इस खुशी का राज शायद नंदिनी का इस घर में आना ही था। नंदिनी के आते ही ऐसा लग रहा था कि भगवान ने घर में खुशियां बिखेर दी है, क्योंकि जिस घर के लोग रात में बिन खाए भूखे सोया करते थे, आज उस घर से गरीबों का भी पेट भर रहा था। नंदिनी के ससुराल में उसका पति और उसकी बुढ़िया सास और उसका छोटा देवर के अलावा कोई न था। नंदिनी के पति का नाम कुणाल था और उसका छोटा भाई का नाम समीर था और बेचारी बुढ़िया माँ का नाम शकुंतला देवी था। शकुंतला देवी बेचारी 9 साल पहले ही सही इलाज ना होने के कारण अपने पति को खो देती है, जिसका गम उसे आज भी बहुत था। लेकिन अफसोस, भगवान की यही मर्जी थी। कुणाल की मां शकुंतला देवी ने बहुत कठिनाइयों का संघर्ष किया था, तब जाकर उसे आज सुख की प्राप्ति हुई थी। लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वह विधवा हो गई, नहीं तो कुणाल के पिताजी आज कुणाल की उन्नति देखकर बहुत खुश होते। शकुंतला देवी के साथ एक समय ऐसा भी गुजरा जिसमें शकुंतला ने अपने बच्चे और पति के लिए दूसरे के घरों में बर्तन तक मांजी और अपने परिवार को जैसे तैसे गुजारा किया। शकुंतला देवी का बहुत शौक था कि उसका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे। इसके लिए चाहे उसे 24 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी तो भी वह करने के लिए तैयार थी। लेकिन कुणाल को अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि कुणाल अगर पढ़ाई करता तो उसकी स्कूल की फीस और साथ ही साथ बापूजी की दवाइयों का खर्च भी था, जो कि बहुत ज़्यादा रकम थी। इसीलिए कुणाल को ये फैसला समझ आया कि वह पढ़ाई के साथ ही साथ काम भी करेगा और अपने घर को चलाएगा। कुणाल एक मोटरसाइकिल के गैराज में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी छूटने लगी, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। फिर क्या था, धीरे धीरे कुणाल ने तरक्की करनी शुरू कर दी। अब कुणाल अपनी माँ को काम पर जाने से मना कर दिया था। घर में खुशी आई थी ही कि कुणाल के पिताजी का देहांत हो गया। कुणाल की माँ शकुंतला देवी का मानना था कि काश इनका इलाज सही समय पर होता तो यह आज हमारे साथ होते। लेकिन भगवान ने हमें पैसे दिए भी तो किस काम के, अपने पति को नहीं बचा सकी। इतना कहकर वह खूब जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजर गया और कुणाल के परिवार के ऊपर से गम का बादल भी हट गया। अब कुणाल की शादी की बात चल रही थी। कुणाल का रिश्ता अपने ही रिश्तेदारी में ही उसकी मां ने तय कर दी। कुछ दिनों बाद कुणाल की शादी हो जाती है। कुणाल की पत्नी नंदिनी बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वह घर का सारा काम भी करती, अपनी सास की देखभाल भी करती और अपने छोटे देवर को भी ढेर सारा प्यार करती। नंदिनी जब भी अपने मायके जाया करती तो वह अपने छोटे देवर समीर के लिए अक्सर कुछ न कुछ तोहफा लेकर आती, जिससे वह अपनी भाभी से बहुत खुश रहता था। और यह चीज़ कुणाल को बहुत पसंद थी, क्योंकि नंदिनी के इस घर में आने से माँ के चेहरे पर हंसी का साया था। वरना पिताजी के जाने के बाद माँ के चेहरे पर हंसी देखना मानो सपना जैसा हो गया था। नंदिनी बहुत ही मिलनसार किस्म की लड़की थी, जो आस पड़ोस के गरीबों में दान किया करती थी, जिससे वह काफ़ी चर्चा में थी। पड़ोसी भी नंदिनी की तारीफ करते थे। ऐसा ही कुछ दिनों बीत जाते हैं। नंदिनी ने अपने सास शकुंतला देवी को एक ऐसी बात बताई जिससे पूरे घर में खुशियों से भर गया। इतना सुनते ही शकुंतला देवी अब दादी बनने वाली है। शकुंतला देवी इतनी खुश हुई, उसने नंदिनी को अपने गले से लगा लिया, मानो जैसे शकुंतला देवी की बहू नहीं बेटी हो। रात हो जाती है। अभी कुणाल ने यह खबर नहीं सुनी थी। घर आते ही माँ उसे बताती है, बेटा तू पिता बनने वाला है। इतना सुनते ही कुणाल भी बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, समीर देख तू चाचा बनने वाला है, मैं पिता बनने वाला हूँ और माँ तू दादी बनने वाली है। कुणाल कहता है, देखो ना माँ, हमारे घर छोटा सा बच्चा आएगा, कितना अच्छा होगा ना, वह इसी आंगन में खेलेगा। तभी माँ कहती है, मुझे तो एक पोती चाहिए। कुणाल बोलता है, ठीक है ना माँ, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम प्रकाश रखूंगा और बेटी हुई तो तुम खुद सोच लेना क्या नाम रखना है। इतना कहकर सब लोग हंसने लगते हैं और बेचारी नंदिनी शर्मा के अपने कमरे में चली जाती है। कुणाल और नंदिनी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था,
क्योंकि हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को खूब सारा ध्यान दे। और वह पल बहुत जल्दी ही आने वाला था। रात बहुत हो जाती है। घर के सारे लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुणाल और नंदिनी भी अपने कमरे में आ जाते हैं। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत कठिनाइयाँ सही है, लेकिन हम अपने आने वाले पीढ़ी को इतनी कठिनाई सहने नहीं देंगे। कुणाल ने सोच लिया था कि वह अब बाहर कमाने जाएगा, क्योंकि यहाँ के पैसे से खाने पीने के बाद वह बचा नहीं पाता था। अपने आने वाले बच्चे के लिए वह पैसे जमा करना चाहता था, क्योंकि उसके भविष्य में आने वाले खर्च के बारे में उसे पता था। अब इतने सारे पैसे में गुजारा नहीं होने वाला है। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च और भी बहुत सारे खर्चे बढ़ने वाली हैं। तो क्या नंदिनी, अगर तुम कहो तो मैं बाहर चला जाऊं? नंदिनी थोड़ा सा हिचकिचाती है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में नंदिनी को कुणाल की साथ की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन नंदिनी ने कहा ठीक है, लेकिन इस शर्त पर जाने दूंगी कि तुम 6 महीने बाद वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना 8 महीने बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। कुणाल कहता है हाँ नंदिनी, मुझे पता है, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इतना कहने के बाद दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुणाल बाहर जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और आखिरकार कुणाल को बाहर जाने की मंजूरी मिल जाती है और कुणाल अपने परिवार को छोड़ विदेश अधिक पैसे कमाने के मकसद से चला जाता है और वहां अच्छे से पहुंच भी जाता है। कुणाल विदेश में मोटरसाइकिल वाला ही काम करता है। कुणाल को अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। कुणाल ने पहले महीने अपने घर पैसे भेज दिए थे। कुणाल के सर पर अब नंदिनी का अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया था, और साथ ही साथ समीर की भी इंटर की परीक्षा देने के लिए एक महंगे कोचिंग में अपनी एडमिशन कराई थी, जिसके लिए उसे नंदिनी से काफ़ी सारे पैसे भी लिए थे। नंदिनी ने समीर को एडमिशन अच्छे कोचिंग में करा दी, ताकि वह अपने भाई की तरह मोटरसाइकिल बल्कि कोई अच्छा सा काम करे। कुणाल का विदेश गए हुए 3 महीने हो चुके थे। कुणाल हर महीने पैसे भी भेज रहा था, और इधर उसका छोटा भाई समीर अच्छे कोचिंग में तो चला गया, लेकिन उसकी संगति बूढ़े लोगों के साथ थी। समीर घर से यह कहकर पैसा लेता कि एक ज़रूर किताब खरीदनी है, लेकिन वह अपने दोस्तों में उन पैसों को उड़ा देता। यहाँ तक कि उसे नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक बार की बात है कि समीर देर रात घर पर आया। वह इस हालत में भी नहीं था कि वो अच्छे से चल सके, और साथ में उसके दोस्त भी थे, और कहा यह लीजिए भाभी, आपका देवर आज पी रखी है। और इतना कहकर वे सारे लोग चले जाते हैं। समीर का ये काला चेहरा उसकी माँ शकुंतला देवी और भाभी के सामने आ चुकी थी। माँ ने समीर की हालत देखते हुए उसे खूब डांटा और 2 चांटे भी लगाए, और कहा यही करेगा तू? एक तेरा भाई है जो हम लोगों के लिए विदेश चला गया, और तू अच्छे से पढ़ सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, और तू यहाँ अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है। शर्म नहीं आती है तुझे? समीर रोने की झूठी नाटक करने लगता है और कहता है नहीं माँ, मैंने नहीं पी रखी है, मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर समीर अपने कमरे में चला जाता है। माँ को समीर की बात पर यकीन हो जाता है और वह भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी नंदिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद समीर अपनी भाभी नंदिनी से फिर पैसों की मांग करता है और कहता है देखो ना भाभी, हमारे कोचिंग के सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। भाभी ने 100 रुपये निकाला कर दिया और कहा ठीक है समीर, यह लो पैसे। तभी समीर कहता है क्या भाभी, 100 रुपये में क्या होता है, मुझे तो 2000 रुपये चाहिए। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी, क्योंकि घर के सारे खर्चे के बाद नंदिनी मात्र 2000 रुपये ही बचा पाती थी। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। समीर मुंह फुलाए बैठा हुआ था। वह आज कोचिंग भी नहीं गया। जब रात को कुणाल का कॉल आता है तो नंदिनी सारी बात कुणाल को बताती है। कुणाल कहता है ठीक है नंदिनी, तुम समीर को पैसे दे देना। नंदिनी उसी वक्त समीर के पास जाती है और समीर को फ़ोन दे देती है। समीर अपने बड़े भाई कुणाल से बात करता है तो कुणाल कहता है क्या हुआ समीर, तुम अपनी भाभी से क्यों गुस्सा हो? समीर कहता है वह कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। तभी कुणाल कहता है ठीक है कुणाल, मैंने भाभी को कह दिया है, तुम 2000 रुपये ले लेना, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। इतना सुनने के बाद समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह चुपचाप 2000 रुपये ले लेता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। रात के 10 बज गए थे। घर के सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और वह समीर घर के बाहर चला गया था। इस वजह से घर में सब लोग चिंता कर रहे थे कि इस वक्त कहाँ गया है, यह कोई समय है बाहर जाने का? रात के 12 बज जाते हैं लेकिन समीर अभी तक घर नहीं आता।
थोड़ी देर बाद एक नए नंबर से नंदिनी को कॉल आता कि नंदिनी वह कॉल उठाती है तो समीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और समीर कहता है, भाभी मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ ताकि पढ़ाई कर सकूँ, इसीलिए आप लोग सो जाइए, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। समीर की भाभी नंदिनी और उसके बाद शकुंतला देवी दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और यह सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर यह लड़का इतने सारे पैसों का करता तो करता क्या है। सुबह हो जाती है। रात भर शकुंतला देवी चिंता से सोई नहीं थी। आखिरकार उसका बेटा समीर गया तो गया कहाँ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं समीर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी रात गए पढ़ने गया है। लेकिन शकुंतला देवी के पास सिवाय इंतज़ार करने के कोई चारा भी न था। सुबह हो जाती है। समीर अभी तक घर नहीं आता है। नंदिनी और शकुंतला देवी दोनों उसी के इंतज़ार में नाश्ता तक नहीं करते। सुबह के 11 बज जाते हैं लेकिन समीर अभी तक नहीं आता। अंत में शकुंतला देवी नंदिनी से कहती है, बेटा तुम्हें दवा खानी होगी ना, तुम नाश्ता कर लो। नंदिनी कहती है, नहीं माँ, आप नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ। शकुंतला के काफ़ी जिद करने पर नंदिनी थोड़ा बहुत नाश्ता करती है और साथ ही साथ अपनी माँ समान सास को भी एक निवाला बढ़ाती है। शकुंतला देवी इस बार नंदिनी को मना नहीं कर पाती है और वह भी नाश्ता कर लेती है। अब दोपहर के 2 बजने वाले थे लेकिन समीर का अभी तक अता पता नहीं था। ऐसे ही इंतज़ार देखते देखते फिर से रात हो जाती है और रात के 9 बज जाते हैं। रात के 9 बजे के बाद शकुंतला देवी का इंतज़ार ख़त्म होता है और समीर घर वापस आ जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक था। समीर बिल्कुल होश में था। आज उसने पी नहीं रखी थी। अब घर वालों को सच में यह एहसास हो रहा था कि समीर सच में पढ़ने गया था और उस दिन जो समीर पीकर घर आया था उससे उसके दोस्तों ने ही पिलाया होगा। यह सोचकर घर वालों ने राहत की सांसें ली और एक बार फिर से समीर अपने घर वालों के बीच अच्छा बन जाता है। लेकिन समीर सच्चे मायने में अपने घर वालों के साथ विश्वासघात कर रहा था, क्योंकि वह पढ़ने के लिए पैसे लेता और अपने दोस्तों में जाकर गलत चीज़ों में पैसे उड़ा देता। एक दिन की बात है कि कुणाल का कॉल नंदिनी के पास आता है और कुणाल बड़े दुख से कहता है, नंदिनी मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी बेचारी घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ कुणाल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो कुणाल कहता है, नंदिनी मेरे साथ एक हादसा हो गया है। गैराज में काम करते वक्त पेट्रोल की छींटें मुझे आंखों में पड़ गई है, जिसके वजह से मेरी एक आंख खराब हो गई है। अब भगवान ही जाने कि मैं दोबारा इस आंख से देख पाऊंगी अब भी कि नहीं। नंदिनी इतना सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शकुंतला देवी नंदिनी के पास आ जाती है कि क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तभी नंदिनी अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। इतना सुनने के बाद शकुंतला देवी नंदिनी के कमरे से चली जाती है। नंदिनी फिर कुणाल से बातें करने लगती है, देखो कुणाल, तुम घर अपना इलाज अच्छे से कराओ और हो सके तो जितनी जल्दी वापस घर आ जाओ, यहाँ रहोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कुणाल इतना सुनने के बाद और भी भावुक हो जाता है और रोने लगता है कि नहीं नंदिनी, मैं अब घर आने की सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे यह बात छुपाए रखी। ये हादसा मेरे साथ 1 हफ्ता पहले ही हुई थी और मैंने इलाज के लिए मालिक से 20,000 रुपये का एडवांस भी ले रखा है। बिना उसे चुकाए मैं वापस आने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए नंदिनी तुम चिंता मत करना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। कुणाल को घबराया देख नंदिनी अपने आंसुओं को छुपा लेती है और कहती है, ठीक है कुणाल, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम अपना इलाज कराओ और हाँ, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करना और हाँ, तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहने के साथ दोनों ही बातें खत्म हो जाती है और कुणाल फ़ोन रख देता है। नंदिनी खूब रोने लगती है और फिर से अपने पति को कॉल लगाती है कि क्या हुआ कुणाल, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? देखो कुणाल, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सच बताओ कि क्या बात है, तुमने कॉल क्यों काटा? कुणाल बिल्कुल चुप हो जाता है और कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कुणाल रोकर कहता है, नंदिनी डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने एक आंख का इलाज नहीं कराया तो मैं दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा। इतना सुनने के बाद नंदिनी बेचारी अपना आपा नहीं खोती है और ठान लेती है कि जो भी पैसे मैंने जमा किए हैं उस पैसे से कुणाल का इलाज करवाऊंगी। नंदिनी को जब यह खबर पता चलती है तो बेचारी हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराना भी भूल जाती है। यह बात उसने अपने तक ही सीमित रखी, क्योंकि माँ को पता चलता तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी कुछ ही दिनों में अब माँ बनने वाली थी, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में शायद कुणाल का साथ नंदिनी को ना मिलना ही लिखा था।
एक दिन की बात है कि कुणाल का छोटा भाई समीर फिर से अपने भाभी नंदिनी से 5,000 रुपए की मांग करता है और कहता है, भाभी हम और हमारे कुछ दोस्त एक दूसरे कोचिंग में जा रहे हैं जो हमें कुछ ही महीनों में पूरी सिलेबस पढ़ा देंगे, जिससे हम लोग परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करेंगे। इसलिए भाभी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आज ही वहाँ एडमिशन कराने जा रहा हूँ। भाभी ने बड़े मायूसी के साथ कहा, समीर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि भैया ने कॉल किया था कि इस बार पैसे थोड़े कम भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारे भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए वह एक हफ्ते से छुट्टी पर थे। इसीलिए समीर तुम जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पर हो, दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना क्या था, समीर एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी भाभी को उल्टा सीधा बकने लगा। जब भी मैं पैसे मांगता हूँ तो आप कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं। इतना सुनना था कि नंदिनी बेचारी रोने लगी और वह भागते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने जो भी पैसे जमा करके रखे थे उसे पूरा लाकर दे दिया। समीर ने उसमें से 5,000 रुपये ले लिए और बाकी वहीं छोड़कर चला गया। इस बार समीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसके भैया की क्या हालत हो रही है। इतने में शकुंतला देवी भी आ जाती है और कहती है, ये नालायक लड़का पता नहीं हम लोगों को कब चैन से रहने देगा। और इतना कहकर वह बचे हुए पैसे उठा लेती है और नंदिनी को दे देती है। जबरदस्ती करने पर नंदिनी उन पैसों को रख देती है और कुछ दिनों बाद नंदिनी को अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। नंदिनी ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। नंदिनी जब अस्पताल गई तो उसी के एक मोहल्ले के जान पहचान का एक व्यक्ति जो उस अस्पताल में काम करता था, उसने डॉक्टर को यह बता दिया कि यह लोग बहुत अमीर हैं, इसीलिए आप इनसे जितने भी पैसे मांगोगे यह आपको ज़रूर देंगे। इतना सुनना था कि डॉक्टर ने नंदिनी के साथ शकुंतला देवी को यह कहकर डरा दिया कि हम लोग बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। इतना सुनना था कि शकुंतला देवी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगती है कि डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, लेकिन बहू और बच्चे दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता ना करें, जो भी खर्च आएगा हम देंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर वह नंदिनी के पास चले जाते हैं और छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं कि नंदिनी को ऑपरेशन के जरिए से बच्चे की डिलीवरी होती है। शकुंतला की मां ने अपने जेवर को बेचकर डॉक्टर की फीस दी और इधर समीर इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि वह अपने दोस्त यारों के साथ अपनी ज़िंदगी अय्याशी के साथ ही जी रहा था। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद नंदिनी अपने ससुराल वापस आ जाती है, लेकिन नंदिनी के साथ एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ गम था। एक तरफ कलेजे के टुकड़े की खुशी थी तो एक तरफ अपने सातों जन्म के साथी कुणाल की परवाह थी, लेकिन वह बेचारी करती तो करती क्या। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक से कुणाल का कॉल आता है कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूं। तो नंदिनी कुणाल से पूछती है, अचानक से क्या हुआ, तुम कैसे आ रहे हो? तो कुणाल जवाब देता है, अरे क्या बताऊं, इतनी जल्दी ये सब हो गया कि पता नहीं चला। मुझे मालिक ने छुट्टी दे दी है, क्योंकि मैंने जो भी पैसे कर ले रखे थे वह सब मैंने चुका दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है सिवाय घर आने के किराए के अलावा। नंदिनी को बड़ी खुशी होती है कि वह घर वापस आ रहा है, लेकिन कुणाल की माँ इस बात से अनजान थी कि कुणाल का एक आंख बिल्कुल खराब हो चुका है और इलाज नहीं कराया तो दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। जब कुणाल घर वापस आता है तो वह काला चश्मा लगा कर आता है ताकि उसकी माँ को शक ना हो कि उसकी आंखों में कोई दिक्कत हुई है। कुणाल अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने बच्चे को खूब दुलार करता है, लेकिन कुणाल को दूसरी आंख से साफ दिखाई नहीं दे रही थी। यह बात उसने अपनी पत्नी नंदिनी को बताई तो नंदिनी ने खाना खाने के बाद तुरंत कुणाल को डॉक्टर के यहाँ ले जाना ही सही समझा। कुणाल को हॉस्पिटल में ले गई तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर ने कुणाल को बुलाया। डॉक्टर ने जांच किया तो पता चला कि अब कुणाल को बिना रुके ऑपरेशन कराना ही होगा, नहीं तो वह अपने आँख जैसे अनमोल चीज़ को खो देगा और जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। डॉक्टर ने ये सारी बातें नंदिनी को नहीं बताई। कुणाल को आश्वासन दिया कि देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें 2 लाख रुपए का खर्च आएगा, क्योंकि यह ऑपरेशन विदेशी मशीनों द्वारा होगी, इसलिए यह खर्च बहुत ज़्यादा है। बाकी तुम आगे देख लो कि तुम्हें क्या करना है। उतने में ही नंदिनी का देवर समीर भागे भागे हॉस्पिटल आता है। अरे भैया, आप अभी घर आए और हॉस्पिटल आ गए, क्या बात है? नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, देखो समीर, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही थी तो तुमने क्या कहा था? आज तुम्हारे भैया एक आंख से देख नहीं सकते। क्या मैंने गलत किया था जो मैंने तुम्हारे भैया के लिए 2 पैसे बचा कर रखे थे कि उनकी आंखों का इलाज करा सकूं? समीर बिल्कुल चुप हो जाता है
और थोड़ी देर बाद कहता है, अरे भाभी यह सब कैसे हो गया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इतना सुनने के बाद समीर अभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगा कि थोड़े बहुत इलाज के बाद भैया फिर से देख सकेंगे, लेकिन डॉक्टर के खर्चे सुनने के बाद समीर के भी होश उड़ गए कि आखिरकार 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। समीर ने कहा, ठीक है भाभी, मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगता हूँ। समीर ने बहुत सारे दोस्तों से पैसे मांगा, लेकिन उसे दोस्तों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। समीर को अच्छे से समझ आ गया था कि जो भी अय्याशी उसने अपने दोस्तों के साथ किया वह उसके लिए सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हुआ। समीर तो अब समझ चुका था कि उसकी दोस्ती सिर्फ मतलबी लोगों से हुई थी। नंदिनी और उसके साथ शकुंतला देवी और उसका देवर दोनों ने पैसों का इंतजाम का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। इसका जिम्मेदार समीर ही था। इस तरह से कुणाल ने अपनी दोनों आंखें खो दी और इस तरह से कुणाल ने अपने परिवार को आखिरी बार देखा। अब आगे से वह अपने परिवार को सिर्फ महसूस करने वाला है और सिर्फ सुनने वाला है। अब वह कभी नहीं देख सकता। समीर को इस चीज़ का बहुत अफसोस था, इसलिए समीर अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में।